आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। दीप बन जाएंगे जो पाँव में छाले होंगे, दीप बन जाएंगे जो पाँव में छाले होंगे, हम जो पहुंचेंगे तो मंजिल पे उजाले होंगे। और मुद्दतों खून रगे गुल से बहेगा यारों, मुद्दतों खून रगे गुल से बहेगा यारों, फिर कहीं जाके खिजाओं के अजाले होंगे। हम सफर दश्ते वफा के तू मुझे याद तो कर, मैंने कांटे तेरे पैरों से निकाले होंगे। और चुप के मौसम में जो इजहार की तोहमत ले ले, चुप के मौसम में जो इजहार की तोहमत ले ले, इसने जज्बों के तकाजे तो न टाले होंगे। चुप के मौसम में जो बोलता है, जो इजहार करता है, जो हक और सच की आवाज बुलंद करता है, कभी कलम से, कभी जबान की ताकत से, कभी जहन के शऊर फहम इदराक से मजलूमों की आवाज पूरी दुनिया में आम करता है, उसे उर्फ आम में सहाफी कहते हैं। सहाफत एक बहुत अहम सतून है। अगर सहाफत या सहाफियों को पाबंद सलासल कर दिया जाए, उनके इजहार राय पर पाबंदी आयद कर दी जाए, तो वो मुल्क, वो कौम, पूरी दुनिया में एक गाली बन जाते हैं, इसलिए कि उनकी सोचों को जंग आलूद कर दिया जाता है। सहाफी का किरदार कैसा होना चाहिए और सहाफी किस अंदाज से हक और सच की आवाज उठाता है, ये जानने के लिए आज हमने इस वक्त दुनिया के अहम तरीन खित्ते, जिसे जन्नत नजीर खित्ता कहा जाता है, या यकीनन आप समझ गए मैं वादी कश्मीर की बात कर रही हूँ, जो इस वक्त बहुत सेंसिटिव है, जो इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार है, हमने वहां से खास तौर पर आप सबके लिए मदऊ किया है एक ऐसे ही सहाफी को, जिसे मैं किसी फौजी या सिपाही से कम नहीं कहूंगी, क्योंकि वो निहायत बहादुरी के साथ हक और सच की बात कर रहा है, जिस तरह के एक फौजी और सिपाही करता है। तो आइए हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही जांबाज सहाफी से कराते हैं, जिसको किसी किस्म की पाबंदियां हक और सच बोलने से रोक नहीं पाई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गौहर गिलानी साहब। जी गौहर गिलानी बहुत साहब, मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने शो में। और अजीब सा लगता है लेकिन पूछ लेती हूँ, मिजाज कैसे हैं? भैया, आपने जिस तरह का तारुफ किया तो पहले उस पे ही मुझे बहुत सारे मैं जो कहते हैं ना कि ह्यूमिलिटी, हम्बल इतना हो गया मैं कि मैं अब पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। तो बहरहाल मिजाज तो ऐसे हैं कि जैसे आपने जिस खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम का आगाज किया, हाँ। अम, यहाँ जो कश्मीर में एक सहाफ़ी जिस तरह से रहता है, हम्म। और उस पर मुझे एक जालिब हबीब जालिब ने एक लिखी थी, नज्म लिखी थी एक सहाफ़ी पे, बहुत सारा लिखा हुआ। तो उन्होंने एक बताया था कि जब सहाफ़ी अपना काम नहीं करता है तो उन सहाफ़ियों के लिए उन्होंने एक लिखा था कि हाँ। कौम की जो है बेहतरी का छोड़ ख्याल, इस हाँ। कलम से इज़ार बंद ही डाल। तो हाँ। हाँ। आप उस कलम का कोई ये है ही नहीं। तो बाकी अब इसमें देखिए, आपको पता है जो बुहरान ज़दा खिता होता है उसमें एक सहाफ़ी के सामने बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आप जब भी लिखते हैं किसी ना किसी को वो हर्ट करता है। तो हम्म। अगर आप जो है हुकूमत को चैलेंज करते हैं, उनके सामने हाँ। हकाइक लाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। अगर हाँ। आप जो नॉन स्टेट एक्टर्स, उनके खिलाफ अगर कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है तो उसको मंजर आम पर लाते हैं, तो तब भी आप ही निशाना बनते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं शूटिंग द मैसेंजर। तो सबसे आसान जो हदफ होता है, वो हम्म। सॉफ्ट टारगेट हमेशा, या सिटिंग डक कह लीजिए, हाँ। वो सहाफ़ी ही होता है। और ये हर जगह होता है, लेकिन बुरहान ज़दा खित्तों में सहाफ़ी को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का, और उसको, लेकिन उसके बावजूद उसका काम ही प्रोफेशनल प्रेडिकेमेंट ऐसा है कि उसे तो हाँ। लाना सच्चाई लानी है मंजर आम पर। लेकिन फिर अगर आप बुरहान ज़दा खित्ते में रहते हैं और हाँ। फिर कश्मीर में रहते हैं, तो फिर ये सवाल बनता ही नहीं है कि आपके मिजाज कैसे कैसे? मैंने हैं। इसलिए कहा ना कि मुझे मुझे अजीब सा लग रहा था आपसे ये सवाल करते हुए, क्योंकि इस वक्त आपके मिजाज जो होंगे वो कहीं दहकते हुए होंगे, कहीं नाउमीदी कभी कभी आती होगी, और कहीं कभी बहुत ज्यादा जोश के साथ। तो आप श्रीनगर में मौजूद है इस वक्त? जी, अच्छा। श्रीनगर में मैं पैदा भी हुआ, श्रीनगर में बिल्कुल। अच्छा। जो अगर आपने सुना होगा, जामा मस्जिद जो है हमारी जी। हिस्टोरिक डाउनटाउन श्रीनगर में, मेरी हाँ। वहीं की पैदाइश है। हाँ। तो
अच्छा, जन्नत नजीर है, हमें तो बड़ा शौक है अब देखने का। अब जितनी बातें सुन रहे हैं तो अब हमेशा से बचपन में सुनते थे जन्नत देखनी है तो कश्मीर। तो अभी भी जन्नत है या जहन्नुम की तरफ रवा दवा है? क्या वादी का मंजर है इस वक्त? मेरी एक किताब में एक चैप्टर है, उसका नाम है हेल इन पैराडाइज। तो आय वो हाय हाय। जन्नत तो अगर आप ज़ाहिरी खूबसूरती की बात करते हैं तो हम्म, बेशक जन्नत तो है ही। जन्नत नज़ीर है। यहाँ के जो पहाड़ हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, उनमें बर्फीले जो पहाड़ है, उनके हाँ बर्फीले पहाड़ों के दामन में डल झील है। फिर गुलमर्ग और सोनमर्ग और पहलगाम की वादियां हैं। हाँ लेकिन वो ज़ाहिरी खूबसूरती अगर एक तरफ रखेंगे, फिर जो लोगों की कहानियां हैं, जो हाँ दर्दनाक कहानियां हैं, जो उन पर मसाइब और आफत की जो कहानियां हैं, फिर आप फिजिकल ब्यूटी को नज़रअंदाज ही करना पड़ेगा। और जो ज़मीनी हकाइक हैं, जो हाँ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो इतनी ब्रूटल हैं कि आप की जो है, जिसके कहते हैं ना वो, आप मायूस से निढाल हो जाते हैं। फिर आपके जो आंसू वो बहने शुरू होते हैं, वो गिरिया गिरिया होती यहाँ हैं पे आपकी आपको जो रोकती हूँ, आंखें हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकती हूँ, ठीक है? फिर ऐसा करते हैं कि हम सवाल आपसे मैं यहीं से शुरू करती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं तारुफ के उससे गुजर रही थी ताकि मैं बता सकूं कि जो हमारे साथ बैठी है शख्सियत तो श्रीनगर से बैठी हुई है। तो बड़ी हिम्मत कर ली पहचान की टीम ने कि एक सहाफी को वहां से मधु कर लिया, तो अब यकीनन हक और सच की बात होगी। ऐसा करते हैं कि हम आपसे पहला सवाल करते हैं उन तमाम मासूम लोगों के लिए जो इस कदर मासूम है कि जब हम उनसे कश्मीर की बात करते हैं तो बड़े मासूमाना अंदाज से हमसे पूछते हैं, कश्मीर, अच्छा वहां क्या हो रहा है? तो जरा आज हमें मुख्तसर तरीन कश्मीर की थोड़ी सी कहानी सुना दे इन मासूम लोगों के लिए जो कहते हैं हमें तो नहीं पता कश्मीर में क्या हो रहा है। मुख्तसर पहले देखिए, आगाज कहानी कश्मीर। मैं तो रहा हूँ, मैं यूरोप में भी रहा हूँ, मैंने वहाँ काम किया है। तो हम्म, मुझे वो कहते हैं ना कि मेरा सवाल भी मासूम मेरे जैसा था, मगर हाँ, फसाद का पहलू मेरे जवाब में था। आ है तो है हैराना जवाब है। इस तरह की जो चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि इग्नोरेंस कोई एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कि हाँ वो एक दलील हो सकती है। पैलेस्टीन के बारे में या नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में या ईस्ट तिमोर या कोसोवो, इस तरह के जितने भी खित्ते हैं, उन पे इतना ज्यादा लिटरेचर, और कश्मीर के हवाले से भी बहुत सारा लिटरेचर अब 90s से भी, तो खैर खासकर इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। पहले तो ये था कि जो भी कश्मीर पे लिटरेचर था वो तो या तो पाकिस्तानी नेशन स्टेट के एंगल से था या इंडियन नेशन स्टेट के वो नैरेटिव था, या जो फॉरेनर्स यहाँ आया करते थे हाँ सेंचुरीज तक वही फॉरेनर आके फिर वो कुछ लिखा लिखा करते थे। फिर कश्मीरी लैंग्वेज में, कश्मीरी हाँ जबान में, अपनी जो हमारी मादरी जबान है उसमें बहुत सारा लिटरेचर था, उर्दू में था। लेकिन हाँ 90 से एक ऐसा दौर चला जब कश्मीर के ही लोगों ने, कश्मीर की एक जनरेशन ने इंग्लिश में अपना नैरेटिव और अपनी स्टोरी नरेट करना शुरू कर दी। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी के लिए, किसी भी वेस्टर्न मुल्क में रहने वाले के लिए ये कोई बहाना बनता है कि उसे पता नहीं हो कि कश्मीर में हो क्या रहा है। हमारे जो नॉवेलिस्ट मिर्जा वहीद या हमारे राइटर बशारत पीर, इतनी सारी किताबें आ गई हैं। निताशा कौल जो लंदन में है, मोना भान अमेरिका में है, अथर जिया, इस तरह के और बहुत सारे, जहाँ नैरेटिव जर्नलिज्म में इतनी हाँ सारी किताबें लिखी गई हैं, इतनी सारी नज़में लिखी गई हैं। अब मुझे नहीं लगता ये किसी पढ़े लिखे इंसान के लिए या किसी सिविलाइज्ड इंसान के लिए ये कोई दलील हो सकती है कि उसे पता ना हो कि कश्मीर में हो क्या रहा है। ये बिल्कुल इसकी हिस्ट्री, पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू होता है, जो इमीडिएट हिस्ट्री तो वहीं से शुरू होती है। जब पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बने, तो जो कश्मीर एक वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स थी 562 प्रिंसली स्टेट्स में, तो इसका जो फैसला था वो ऐसे ही लटक के रह गया। यहाँ एक डोगरा रजीम थी, ऑटोक्रेटिक डोगरा रजीम थी, उसके खिलाफ ऑलरेडी 1931 से एक मूवमेंट चल रही थी। उसको क्विट कश्मीर मूवमेंट कहते थे। पहले वो शेख अब्दुल्ला चौधरी अब्बास वो लड़ा करते थे। उसके बाद जब 47 का दौर आया, तो उस वक्त फिर ये तय हुआ कि इसको अक़वाम मुत्तहिदा, जो यूनाइटेड नेशंस के करारदादों के तहत ये फैसला करने का हक दिया जाएगा कि कश्मीर के लोग कहाँ जाना चाहते हैं। तो वो जो वही तब से लोग उसी मूवमेंट के लिए लड़ रहे हैं, और इसके डिफरेंट फेजेस आ गए। पहले फिर प्लेबिसिट मूवमेंट के तहत 1975 तक एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी, बीच में एक अल-फतह आई थी। फिर 1987 के बाद 89 में जो एक जिसको आप आर्म्ड स्ट्रगल कहें, एक जद्दोजहद, जो मुसल्लह जद्दोजहद शुरू हुई, तो वो गुज़श्ता 30 वर्षों से जारी है। उसमें जो हमारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, उनके अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 1 लाख लोग
अभी कब्रों के नीचे हैं, जिनमें ज्यादातर जो है जवान नौजवान हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। और जो रिसेंट ईयर्स में अगर मैं आपको कहूंगा, 2008 में एक बड़ी अपराइजिंग हुई थी, सिविलियन अपराइजिंग, जिसमें तकरीबन 60 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे जो टीनेजर्स थे। और उसमें उसके बाद 2010 में 120 लड़के मारे गए। उसमें आपने सुना होगा तुफैल मट्टू, एक टीनेजर 9th क्लास का स्टूडेंट था। इसी हाँ। तरह जाहिद फारूक थे, मोमिन फारूक थे। समीर रा एक चॉकलेट खाता खाता 7 साल का बच्चा था। इस तरह के जो इनोसेंट सिविलियंस। हाँ। और फिर 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक मजमून लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि एपिडेमिक ऑफ आइस, कि इतना सारे लोगों को ब्लाइंड किया गया, जो पैलेट फायरिंग शॉट गन्स थे उनसे तकरीबन 1100 लोगों को, उसमें एक बच्ची थी जो 16 साल की थी, जिसका नाम था इंशा जान। उसकी आंखों की रोशनी, बहुत सारों की पार्शली या पूरी मुकम्मल तौर पे, जुजवी या मुकम्मल तौर पे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वो 1100 से 1300 लोग ऐसे थे जिनको पैलेट इंजरीज हुई। 15,000 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे तब। 150 से ज्यादा जो है वो डिफरेंट जो जुलूस निकला करते थे, मुजाहरे होते थे, उनमें जो है मारे गए। तो फिर आपको 2019-20 का सबका पता है। तो ये जो एक कांस्टेंट एक जो ब्रुटैलिटी जिसको आप कहेंगे, हाँ। उसका मुकाबला कर रहे हैं लोग सेंटिमेंट से। उनके हाँ। पास इमोशन है, सेंटिमेंट हाँ। है, जज्बा है। और बस यही एक तरीका है क्योंकि वो क्या करेंगे, वो बेसरो सामान है। और उनके पास ना कोई एजेंसी है। अगर एजेंसी का मतलब कि उनके पास इतना बड़ा मीडिया नहीं है कि वो प्रोपेगेंडा को काउंटर कर सके। उनके हाँ। पास वेस्टर्न पावर्स अगर आप कहेंगे, जो हाँ। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में हर एक बोलता है कि भाई आप यूएन को बताएं या यूरोपियन यूनियन को बताएं, वो करें ये करें। मैं ये कहता हूं कि उनको तो अपने मसाइल है। उनके मसाइल हैं कि जैसे जर्मनी की मैं एग्जांपल दूंगा, जर्मनी को फोक्सवागन बेचनी है, उसके लिए मार्केट है मुल्क। तो वो कैसे उन मुल्कों को एनॉय करके अपना नुकसान करेंगे। तो इसी तरह फ्रांस है, उनको राफेल भेजना है, जेट्स भेजने हैं। हाँ। तो ये सारी जो चीजें हैं, कि मुझे लगता है कि आजकल की जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो उन्होंने सुपरसीड किया है ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को। लोगों के जो रिश्ते हैं मुल्कों के दरमियान, जो बैनुल अक़वाम जो जिसको हम कहते हैं ना, वो जो रिश्ते होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, जियो पॉलिटिक्स में ये हो गया कि भाई अगर मेरे आपके साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करें, मुझे हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मेरी चीजें मैं आपको बेच सकता हूँ। हम्म। आप मुझे एक और चीज बताएं। जब मैंने अभी आपकी गुफ्तगू सुनी तो मेरे जहन में फौरन एक सवाल आया जो कि मुझे बहुत बाद में जाके करना था। जब हम बाहर मुल्कों में जाते हैं, किसी खित्ते से हमारा ताल्लुक होता है, तो हम एक सफीर के तौर पे किरदार अदा करते हैं ना। फिर अपनी कौम, अपने मुल्क के नाम को रोशन करने के लिए, काम अच्छे करने के लिए हम लोग वहां से जो उन मुल्कों में जाकर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं। मैं आपको बड़ी मायूसी के साथ बताऊं, या थोड़ा सा दिल खराब होता है इस बात पे। अ, आप कह रहे हैं कि सबको पता है ना, ये जुल्म सबको पता है, कोई छुपा नहीं है, लेकिन उन मासूम लोगों को शायद इस प्रोग्राम के जरिए से कुछ और भी पता चल जाए। अब आप मुझे बताएं कि कश्मीरी जो इन ममालिक में रहते हैं, मुझे शायद आपकी मदद हासिल हो जाए, वो उतना खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। अगर हम क्योंकि मेरा ताल्लुक ऑब्वियसली पाकिस्तान से है, लेकिन मैं सिर्फ एज अ पाकिस्तानी नहीं, मैं एज अ जर्नलिस्ट भी यहाँ पे बैठकर आपसे बात कर रही हूँ। अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, तो हमसे ये कहा जाता है आपका ताल्लुक पाकिस्तान से, आप अपना मौकफ लेके बात करेंगे, आप बात ना करें, कश्मीरी हमारे पास क्यों नहीं आते। अच्छा, जो हमने प्रोटेस्ट किए जितना, जब ये पहली दफा लॉकडाउन की खबर आई और जो भी हुआ, तो उस वक्त कश्मीरी हमारे साथ खड़े होते थे। मैंने एक नौजवान लड़के को रोते हुए देखा था, गौर, जो इतना ईद का दिन था, हमने प्रोटेस्ट रखा था यहाँ पे, वो इतना ज़ारो कतार रो रहा था। एक जवान को जब इस तरह रोते हुए देखें तो हम सब उसके पास गए, तुम्हारे रोने का सबब क्या है। उसने कहा मुझे इतने दिन हो गए, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं कश्मीर में, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मेरी एक जवान बहन है, मुझे ये नहीं पता कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है। तो उसकी तकलीफ को महसूस करते हुए, अब वो कश्मीरी पहले तो हमारे साथ होते थे, लेकिन अब वो कश्मीरी खौफ के मारे इन प्रोटेस्ट में या इस तरह बयानात देने से भागते हैं। पहले वो हमें खामोशी से फोन करके इत्तला देते थे, अब वो भी नहीं बंद। एक आध कश्मीरी से जो बात हुई, मुलाकात हुई, उनका कहना ये था कि इंडियन हाई कमीशन की जानिब से हमारे ऊपर शदीद किस्म का एक तरह से पैरा है, और अगर हम यहाँ पे आपके इन मुल्कों में भी, जबकि यहाँ बड़ी आज़ादी है, राय है, हम यहाँ पे इन प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, तो वहाँ हमारे घरों पर जो है वो आर्मी पहुंच जाती है और जुल्म होता है।
इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? और अगर ऐसा है तो आप बताइए कि फिर इन ममालिक में इन कश्मीरियों को कैसे हिम्मत दी जाए कि आप अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें? जी गौर। देखिए, जो डायस्पोरा का जो मसला है, कश्मीर का डायस्पोरा एक कहते हैं ना वो इट्स अ स्टोरी इन प्रोग्रेस। ये एक तरह से अभी हमारे कश्मीरी या तो यूएई में होते हैं, जो मुत्तहिदा अरब इमारात में होते हैं, या सऊदी अरब में होते हैं, हाँ। या इसी तरह से यूरोप के कई ममालिक में वो पीएचडी करने जाते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं, या अमेरिका जाते हैं, तो हाँ। या ऑस्ट्रेलिया भी। तो उसमें ये होता है बेसिकली उनको घर वापस आना होता है। उनको वो ऐसे नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है या अमेरिकन सिटीजन है, बहुत कम है ऐसे लोग। तो हम्म। उनको हर साल अपने माँ बाप के पास आना पड़ता है, तो वही पासपोर्ट लेके उनको उसी एयरपोर्ट से आना है, उसी इमिग्रेशन काउंटर से जाना है। उसी तो से इस तरह गुजरना की जो कदगने हैं, जिस तरह की कदगने हैं, उनको पता है कि फिर या तो उनको एयरपोर्ट पे ही पकड़ा जाएगा, या उनको फिर जाने नहीं दिया जाएगा। तो है। हाँ। उस तरह हमें उनकी खामोशी को, मुझे नहीं लगता कि हमें जजमेंटल होना चाहिए। हमें बल्कि समझना चाहिए कि उनकी खामोशी के पीछे जो वजूहात हैं वो क्या हैं, कि जिस कदर यहाँ आजकल आम लोगों की बात तो छोड़ें, कि जो सहाफ़ी होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि भाई फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं, या उनको आज़ादी इजहार होता है, तो उनके खिलाफ आज टेररिज्म के जो केसेस हैं, अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्ट ऑफ टेररिज्म के तहत, हम्म। पीनल कोड्स के तहत, रणबीर पीनल कोड्स के तहत केसेस फाइल किए जाते हैं। उनकी स्टोरी जो नॉर्मल स्टोरीज होती है कि भाई ये हुआ, सबका हाँ। मौकिफ उसमें होता है, उसके बाद भी अगर कोई स्टोरी उनको उनको अच्छी नहीं लगे, या आपकी शक्ल उनको अच्छी नहीं लगे, या आपकी बातें, आपकी आर्टिकुलेशन उनको अच्छी नहीं लगे, तो हाँ। फिर वो आपको भाई आप आ जाएं, फिर आपको बुलाना, इतना हैरेसमेंट है। हाँ। सहाफी सहाफी 1000 बार आजकल जब आप टाइप करते हैं ना स्टोरी, हाँ। 10 बार देखते हैं कि इसमें मैं कहीं इस वर्ड के बदले कोई और वर्ड तो डाल दूं, इससे ये ना हो, इससे ये ना हो। तो इस हाँ। कदर जो एक कहते हैं ना वो हर धड़कन पर खौफ के पहरे, हर आंसू पर पाबंदी, इस तरह का एक माहौल है कि हाँ। फिर तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो बेचारा सीधा साधा कोई स्टूडेंट होगा, हाँ। जिसको पॉलिटिक्स के साथ कुछ नहीं है, वो हाँ। बिल्कुल अपनी रोजी रोटी के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए गया हो, हाँ। इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि मेरे मेरे बदले मेरी किसी बात से मेरे घर वालों को कोई तकलीफ ना हो। अगस्त में जो हुआ, 5 अगस्त को गुज़श्ता साल, हाँ। 6-7 दिन तो हमारे ओपेड पेजेस में ओपिनियन नहीं छपी। कोई जो होते हैं ना मज़ामीन, हाँ। एडिट पेज पे, ओपेड पेज पे, उस पे कोई कश्मीर पे कुछ बात नहीं होती थी। अगर हम्म। कोई छपता भी था, वो होता था कॉन्गो में, अफ्रीका में क्या होता है, आपको अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज का इलाज कैसे करते हैं, ज़ियाबतिस, या आपको थायराइड की बीमारी है, आप सैलेड कैसे बना सकते हैं, क्यूकम्बर हाँ। सेहत के लिए कैसा अच्छा है, एप्रिकॉट खाने से क्या होगा। इस तरह के अगर आप जर्नलिज्म पे ऐसे कदगने लगाएंगे, और हाँ। सहाफियों पे ऐसे कदगने लगाएंगे, और मीडिया को इतना चोक करेंगे, आप हम्म। इमेजिन करें कि आम लोगों पे कितने प्रेशर्स होंगे। आज हम्म। हमारी कोविड की हालात को, कोविड का है, हम सेकेंड लॉकडाउन में है कोविड की हाँ। वजह से। हम्म। बहुत सारे जो हमारे जोन्स हैं वो रेड कंटेनमेंट जोन्स हैं। हम्म। लोग उनकी अर्निंग्स, ईद आने वाली है, पैसा हाँ। फ्लो नहीं कर रहा है मार्केट में। हमारे हाँ। जो कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट है कि पहले सिर्फ 4 माह में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक 18,000 करोड़ की कश्मीर इकोनॉमी को नुकसान हुआ। तो उसके बाद एक तखमीना है कि उसके बाद जो अगले 4-5 महीने थे, उसमें अभी तक 55 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हुआ है कश्मीर की हाँ। इकोनॉमी को। टूरिज्म हम्म। खत्म, वो जो है बाकी इनके साथ जितने भी रिलेटेड, आईटी आईटी में उनका कहना था कि 1 लाख से जॉब्स ज्यादा जॉब लॉसेस हुई। तो उसके बावजूद अगर ये हालात हैं कोविड के, लेकिन हाँ। क्या होता है कि कश्मीर पे पाबंदी है, लेकिन टूरिस्ट जो है ना उनको अलाउ किया, पार्क्स एंड गार्डन्स को उनके लिए छोड़ दिया। एक पिलग्रिमेज होती है यहाँ, अमरनाथ यात्रा एक मुकद्दस हिंदुओं की यात्रा है, उनको हम्म। आने दिया, हम्म। उनको अलाउ कर रहे हैं 15 दिन तक वो यात्रा के लिए। हाँ। और माइग्रेंट वर्कर्स की बहुतात हो रही है, और लोगों में बहुत एंग्जाइटीज है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये हाँ। वायरस ऐसा है कि ये सिर्फ कश्मीरी को अफेक्ट करेगा, हाँ। चलेगा। टूरिस्ट को नहीं करेगा, पिलग्रिम को नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है, इन दिनों में ऐसे लॉज आए हैं यहाँ जो समझना बहुत जरूरी है। ये क्योंकि इतनी डिटेल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाँ। यहाँ इन्होंने लॉ पास किया है कि कोई भी जो फौज है, हम्म। फौजी जो छावनी है, उनके पास एक अब ये आजादी है कि वो किसी भी इलाके को कश्मीर में, कश्मीर हाँ। वादी में स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी वहां की जो सिविलियन आबादी है उनको वहां से धकेला जा सकता है, और पूरी छावनी को मजीद उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और फिर परमानेंट स्ट्रक्चर्स रेज किए जा सकते हैं। यानी
अब घरों लोग को खाली भी करना पड़ेगा, कश्मीरियों को घरों को भी खाली करना पड़ेगा, उनकी जायदादों को खाली करना पड़ेगा कि आर्मी ने। उसके बाद ये होगा कि उनमें सेटलमेंट्स, लोगों को ये खतरा है कि सेटलमेंट्स बन सकती हैं। जो यहाँ हाँ, की सिविल सोसाइटी है और जो हाँ, यहाँ के सोचने वाले लोग हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको ये लग रहा है कि ये इसराइल की तर्ज पे अब हुँ, जो, क्योंकि डोमिसाइल उन्होंने एक और लॉ लाया है, जो हाँ, डोमिसाइल लॉ में क्या है कि पहले तो जो 35A था, आर्टिकल 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, या हाँ, आर्टिकल 370, उससे डिफाइन होती थी श्रीनगर और दिल्ली की रिलेशनशिप क्या है। फिर हाँ, 35A के लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, 35A के जरिए ये था कि जो कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिनको हुँ, जिसको रियासती असेंबली कहते हैं, रियासती असेंबली को ये इख्तियार हासिल था हुँ, कि वो डिफाइन करता था कि हाँ, कौन परमानेंट सिटीजन है, कश्मीरी कौन है, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी कौन, और फिर वंस दैट पर्सन वाज डिफाइंड, उसके हुँ, बाद उसके पास कुछ हकूक थे। एक हकूक था कि वही सिर्फ खाली जमीन और जायदाद खरीद सकता था, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके बाद उसको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो अप्लाई कर सकता, और स्कॉलरशिप्स थी। अब हुँ, इन्होंने क्या कर दिया, 35A को रिमूव करके क्या हो गया कि कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो गुजरात में रहता हो, बॉम्बे में होता हो, दिल्ली में, वो आके कश्मीरी डोमिसाइल बन सकता है, वो कश्मीरी बन जाएगा। हुँ, और उसमें क्या, अब लोगों को ये है कि हुँ, पॉपुलेशन का रेशियो, डेमोग्राफिक्स को चेंज करने की, उसको ऑल्टर करने की एक कोशिश है, कि जिस तरह जम्मू में हुआ था 1947 में, जो हुँ, जम्मू पूरा प्रोविंस था वो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था। उसमें अगर आप किताबें पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के ही स्कॉलर हैं, क्रिस्टोफर श्नेडन उनका नाम है, आप हुँ, कभी उनको प्रोग्राम में लाएं। क्रिस्टोफर श्नेडन, उन्होंने बहुत लिखा था, अनरिटन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनकी एक किताब है। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, हद मुतारका के आर पार, वो जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में भी, उनको वहां भी लिखा है। तो हाँ, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि किस तरह से मुस्लिम मेजोरिटी जम्मू को अक्टूबर और नवंबर 1947 में एक हाँ, मैसेकर, लार्ज स्केल मैसेकर के जरिए 2,37,000, 2,37,000 से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, और बाकी को मजबूर कर दिया गया माइग्रेशन के लिए। फिर हाँ, उस पूरे खित्ते का जो कैरेक्टर है, मुस्लिम मेजोरिटी कैरेक्टर चेंज करके उसको मुस्लिम माइनॉरिटी में बनाया गया। तो अब हाँ, ये जो दूसरी जो डोमिसाइल में क्या है कि अभी जो कश्मीर की आबादी है वो 80 लाख है। मैं वादी की बात करता हूँ, अगर हाँ, जम्मू को ऐड करेंगे तो 1,30,00,000 के करीब है। पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख 1.5 करोड़ तकरीबन है इस वक्त, जो क्योंकि हाँ, लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। तो हुँ, उसमें अब जो करेंगे, अभी का है, वैली में 98% मुस्लिम्स है, हुँ, और ओवरऑल J&K में 68% मुस्लिम है। तो अगर हुँ, आप बाहर से 20 लाख लोगों को लाते हैं, पूरा हाँ, कैरेक्टर चेंज होगा, क्या चेंज हो जाएगा, सही। हुँ, आप माइनॉरिटी में बन जाएंगे। तो इसमें क्या है कि अब कोई किसी मुल्क का वजीर आजम एक ट्वीट करके उसको लगेगा कि मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, या हुँ, कोई अच्छी स्पीच दे के उसको लगेगा मैंने एनजीओ का रोल किरदार अदा किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अप्राइज किया। तो इन हुँ। चीजों से मसले तो हल नहीं होंगे। ग्राउंड रियलिटी तो यहाँ चेंज हो रही है ना, आप खुल ट्वीट के करने बोल से। सकते हैं कि आप पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आप बोलें। आप फिर आप बताएं कि आप चाहते क्या मैं, हैं पाकिस्तान के देखिए, वज़ीर-ए-आज़म से या पाकिस्तान ये नहीं, आप मैं देखिए, क्या चाहते हैं? आपकी क्या शिकायतें यानी बाहैसियत देखिए, कश्मीरी कौम? शफक साहिबा, देखिए, मैं तो एक सहाफी हूँ, मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। मैं हाँ, अपनी कहानी नहीं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा लोग क्या कहते हैं, जो जो बिल्कुल, कश्मीरी लोग हैं, उनकी राय क्या है। उनकी राय यही है अभी कि एक, जिस तरह कहते हैं ना, किसी को कोई गिल्ट ट्रिप पे होता है, उसको गिल्ट ट्रिप होता है। फिर वो हाँ, कहता है कि फिर वो किसी मुसाफिर को 1,000 रुपए का नोट थमा के उसको लगता है मेरे सारे गुनाह धुल गए। तो इसी हाँ, तरह गिल्ट ट्रिप के जरिए ऐसा किया जाता है कि देखिए, मैंने तो ट्वीट किया या मैंने तो स्पीच दे दी, लेकिन उससे होगा क्या, मुझे बताएं। जब एक प्रोफेशनल आर्मी या एक नेशन स्टेट और न्यूक्लियर स्टेट किसी स्टेट का मुकाबला नहीं कर सकती है, तो यहाँ के जो निहत्ते अवाम क्या करेंगे, आप मुझे ये तो आप चाहते बताएं, हैं वो क्या। पाकिस्तान की आर्मी हमला कर दे? नहीं हाँ, नहीं नहीं, देखिए, नहीं होता है। हम तो पीस लविंग, हम तो पीस निक्स हैं, हम तो बड़े जैसे पैसिफिस्ट खान पीस लवर है, उन्होंने पीस का पैगाम दिया हैं। मोदी सरकार को जो सुनना ही नहीं चाहते। जर्नलिस्ट क्या करेगा, जर्नलिस्ट, हमारा काम जो भी होगा, हम तो लिखते हैं, हमारा काम सबसे ज्यादा से ज्यादा जब तक लिखने देते हैं तब तक हम कोशिश करते हैं कि हम, वी आर बेसिकली स्टोरी टेलर, जो लोगों की स्टोरीज सामने लाते हैं। हम हुँ, कैसे किसी, मैं कहता हूँ, जब एक नेशन स्टेट दूसरे नेशन स्टेट को नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं ला सकती, चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से या किसी और तरीके से, तो आम निहत्ते लोगों से कितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोग कि कश्मीरियों को ये करना चाहिए, कश्मीरियों को वो क्या करेंगे। आप इतने मैं ना आपके जज़्बात की कदर करती हूँ, पर गौहर गिलानी साहब, आप ये देखिए कि इमरान खान की जानिब से कितनी दफ़ा
मुज़ाकरात की, या एक दोस्ती का पैगाम या पीस का पैगाम दिया गया। मोदी सरकार की तरफ से जो उनका रवैया है वो इतना सख्त है कि वो लगता है कि उन्होंने बंद कर लिए हैं अपनी सारे कान, और उनको वही करना है जो वो करना चाहते हैं। तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जी। आप शायद मेरी बात को समझ नहीं पाए। नहीं, नहीं, मैं समझ गई आपकी बात को, लेकिन चलें आप। मैं कोई गिला नहीं कर रहा हूँ, या मैं मुझे आप गिला नहीं मेरा भी करना करेंगे तो हमें कबूल है, हम आपका है। दिन है आज, आप मैं सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूँ कि लोग यहाँ ये सोच रहे हैं कि अगर 70 साल से कोई मसला है, 70 हाँ, साल से लोगों की 3 जो नस्लें हैं और चौथी नस्ल भी इस कॉन्फ्लिक्ट में दाखिल हो गई है, और सही है। लोग मर रहे हैं, कब्रें, गुमनाम कब्रें हैं। लोग अब अपने औलाद के पास वो उनको फातिहा भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनकी कब्रें, आप अगर कोई साउथ कश्मीर में मरता है तो उसकी कब्र नॉर्थ कश्मीर के हद मुतारिका के पास है, उसको 100-200 किलोमीटर चलना पड़ेगा फातिहा के लिए। तो हाँ, ये जब इस तरह के हालात हैं, और उस वक्त अगर आपको एक तरफ से एक बेलिजरेंट गवर्नमेंट है, एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है, जो हाँ, नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आना चाहती, जो बिल्कुल अपने आइडियोलॉजिकल और सिविलाइजेशनल डिजाइन के तहत कश्मीरियों को और उन पे जुल्म ढाना चाहती है, तो जब एक हमसाया मुल्क जो कि एक बजाय उसका एक कैरेक्टर रहा है कि वो खुद भी कहता है कि मैं मोहसिन हूँ, या मैं डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली और इस तरह की जो है हेल्प करता हूँ, तो ये गिला नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी है कि ट्वीट से कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटीज इतनी फास्ट चेंज हो रही है, गैलोपिंग पेस पे, वो ट्वीट करने से यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक। आप अवेयर करें, देखिए दुनिया, आप जर्मनी को, आप इंग्लैंड को, आप यूरोपियन यूनियन को उनको सब पता है, दे नो, उनकी डेलीगेशंस आती रहती हैं, दे नो एवरीथिंग। हम्म, लेकिन ये चीजें इस तरह, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इस तरह से किसी को कन्विंस करने की जरूरत है। उन हाँ, सबको हमसे ज्यादा नॉलेज है कि क्या हो रहा है ग्राउंड हम्म। पे। अच्छा, लेकिन अब आप एक बात और बताएं, जो हम सुनते आए या हम जो देख रहे हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कसूर आपकी लीडरशिप का भी है, कश्मीरी लीडरशिप का भी है? अ, अभी इतने अरसा हो गया तो उसका मतलब कहीं तो कुछ कमी है ना, आप लोगों के एहतजाज में, आपकी आवाज में कुछ लगता नहीं है कि आपको? देखिए, आप जाहिर, वो देखिए, वो सारी क्रिटिसिज्म जो है हक बजानिब भी हो सकती है। वो क्रिटिसिज्म जो है, मेरी किताब में भी एक चैप्टर है लीडरशिप क्राइसिस। मैंने कहा है कि अगर हमें कश्मीर का मसला, जिस तरह जर्मनी में बर्लिन वॉल का मसला हल हुआ, बर्लिन वॉल गिरी और उसके बाद ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी मतलब एक ही हुए। हाँ, उसमें ये था कि हमें फिर खित्ते में ना स्टेट्समैन चाहिए। मैंने कहा था, मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि हम्म, हमें श्रीनगर में भी एक स्टेट्समैन चाहिए, हमें हाँ, न्यू दिल्ली में भी एक स्टेट्समैन चाहिए, और हमें इस्लामाबाद में भी एक स्टेट्समैन चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको दिल्ली में अभी स्टंट्समैन है, जो हम्म, जितना वो स्टंट करते हैं, उनको हाँ, अरे हमने ये किया, आज हमने आज कुछ नया करते हैं, आज कुछ नया करते हैं, उस तरह की चीजें। तो हाँ, ये यहाँ की लीडरशिप के बहुत सारे हजारों उनके फॉल्ट हो सकते हैं। देखिए, मैं उनका पीआरओ नहीं बैठा हूँ कि मैं उनको डिफेंड करूँ। हाँ, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि जब 2 नेशन स्टेट्स होती है ना, उसमें हम्म, एक ऐसी कौम है, 80 लाख की आबादी है, जो हम्म, 7 लाख फौज के बीच में काम कर रही है, और हम्म, 1 लाख पुलिस है, 8 लाख आर्म्ड लोग। उनके पास ऑप्शंस क्या है, वो हम्म, उनके पास रिसोर्सेज क्या है। हम्म। उनके उनकी हजार खामियां हो सकती हैं, वो मैं उनको डिफेंड करने नहीं बैठा। लेकिन आप मुझे बताएं, ये हाँ, मुल्क नहीं है उस तरह। अभी उसमें ये भी है कि आप देखिए कितने लोग जेलों में बंद हैं। हम्म, पिछले अगस्त से हमारी एक जो जम्मू एंड कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी, उनके आदाद शुमार है कि 13,000 से ज्यादा लोग जेलों में, मुख्तलिफ भारत की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, कोविड के बावजूद। कोविड, 13,000 पीपल। और हाँ, भारत में खुद भारतीय हुकूमत के जो होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला हैं, उन्होंने हाँ, पार्लियामेंट, भारतीय पार्लियामान में ये एतराफ किया कि हमने 7,377 कुछ इस तरह 7,000 से ज्यादा कश्मीरियों को बंद कर, जिनमें चीफ मिनिस्टर्स थे, 3 इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, शाह हाँ, फैसल जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं 10 साल, और हाँ, आईएएस उन्होंने किया था। इस तरह के सारे, चाहे वो प्रो इंडिया लीडर्स हों, या प्रो पाकिस्तान हो, या प्रो इंडिपेंडेंस हो, हाँ, आजादी इस्लामी हो, हाँ, पाकिस्तान नवाज हो, भारत नवाज हो, सबको, और बाकी लोगों की तो बात ही नहीं है, जो लड़के लड़के जो पॉलिटिकल वर्कर्स। तो उस सूरत में जब इतना सारा एक तरफ से मैग्नीट्यूड ऑफ वायलेंस इतना बड़ा हो, आपके हाँ। पास ऑप्शंस, जर्नलिस्ट के खिलाफ टेररिज्म के केसेस हैं, तो आप क्या करेंगे? कश्मीरियों से कितनी जर्नलिस्ट बोल ही नहीं पा रहा, हाँ, उसके, हाँ, वो ना बोल पा रहा है, ना लिख पा रहा है। हाँ, डेसमंड टूटू थे, जो बिल्कुल इनके नेल्सन मंडेला के साथी थे। तो हाँ, उन्होंने
न्यूट्रलिटी पे बहुत एक खूबसूरत बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा था कि देखिए जर्नलिस्ट तो न्यूट्रल होता है ना, वो यहाँ की बात बोलता है, यहाँ की बात भी बोलता है। तो हाँ। उस उन्होंने कहा कि देखिए अगर एक एलिफेंट है, एक हाथी है, हम्म। और उसका जो भारी पैर है वो एक हाँ। माउस, एक चूहे पे पड़ा है, और हाँ। आप कहेंगे कि मैं न्यूट्रल हूं, तो माउस विल नॉट अप्रिशिएट योर न्यूट्रलिटी। तो उस हम्म। चूहा आपकी न्यूट्रलिटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। नहीं कर तो पाएगा। ठीक है, मैं समझ रही हूँ। चलिए, एक शगुफ्तगी आ गई हमारी गुफ्तगू में। मुझे बताएं इस वक्त, थोड़ा सा मैंने कहा ना मासूम लोगों के लिए भी हम कुछ बात करेंगे। ये जो लड़कों को पकड़ के लेके चले जाते हैं और फिर कहाँ जाके माँ बाप फरियाद करें, क्या करें, मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपनी जबान से बताएं कि उनके साथ होता क्या है। क्योंकि हम अगर बोलते हैं कि आपको क्या पता, उन उन देखिए नौजवानों के साथ होता मैं क्या है और आपको बताऊं, जज्बात आते मैं कहाँ से। हाँ। मैं एक फैमिली का, मैंने एक, अगर आप देखेंगे भी वो स्टोरी टीआरटी में भी है, अगर आप सर्च करेंगे। हाँ। एक घर में गया मैं, मेरे एक और साथी थे, सहाफी हैं वो भी। तो हम गए एक घर में जनूबी कश्मीर में, जहाँ एक बच्चा मारा गया था उस फैमिली का, हाँ। 17-18 साल का वो लड़का। तो उनको और दो फ्रेंड्स के साथ उनको मारा गया, वो 3 लड़के मरे थे। तो हम्म। उस जिस मकान में उनको मारा गया, उसको हम्म। पूरी तरह से ब्लास्ट किया गया था उस पे। और आखिर में जब उनको पुलिस ने और जो जो वहाँ के हुकाम थे उन्होंने बुलाया एक तरह से लाश वापस लेने के लिए, तो हम्म। उनको सफेद कपड़े में, उन्होंने कहा, उस बाप ने रोते हुए कहा कि सफेद कपड़ों में हमें ऐसे कुछ दिया गया जैसे कुछ कोई चीज, थोड़ी छोटी सी चीज बंद थी, हाय क्योंकि हाय। वो उनकी लाशें झुलस गई थी, और फिर वो थोड़ा सा कुछ रह गया था। और अब उसने बोला मुझे मुझे क्या पता मेरा बेटा कौन है इसमें से। हाँ। हाँ। तो जो बाप वहां गए और जो रिश्तेदार गए, उनको कैसे पता हमें क्या दफनाना है। अब हाँ। उन्होंने दफना दिया जो भी है। अब उसके वो इतना जहनी तनाव में है वो बाप। तो हाँ। उसने मुझे रोते हुए कहा, मेरे साथी और भी थे, उनकी माँ रोते हुए कह रही कि भाई मैं हाँ। रोज इस मकबरे पे जाता हूँ क्योंकि 2 और लड़कों को दूसरे मकबरे में दफन कर दिया गया। अब मैं हाँ। तीनों कब्रों पे जाता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने मेरे मेरे बेटे को कहाँ दफन किया। तो उसके बाद उसका एक छोटा बेटा था, और वो हाँ। जब मैं उससे कुछ सवाल पूछ रहा था वो मेरी तरफ देख नहीं पा रहा था, वो खिड़की से देख रहा था और उसकी आंखें कहीं और थी। मुझे तो पूरा लग रहा था कि वो बिल्कुल जहनी इतनी तनाव में था, मुझे लग रहा था कि कहीं ये खुदकुशी ना कर ले, खिड़की से ना कूदे। और बाप के पास वो बहुत ही अच्छा अमीर घराने का था, तो हाँ। उनके पास पैसा बहुत था। उसने बोला मुझे, मैं अब दुकान पे भी नहीं जाता हूँ। वो सिर्फ हम्म। जितनी देर मेरे साथ बात कर रहा था, मेरे ख्याल से उसने 20-30 सिगरेट पिए थे तब तक, और उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। वो कह रहे थे मेरे अब आंसू खुश्क हो गए, आंसू नहीं बहते। और उनकी माँ लेके आई, और उनने कब्र से वो थोड़ा सा ना, वो जो माउंट्स ऑफ सॉइल लाया था वहां से, हाँ। एक वो खाक थोड़ी उठाई थी, और उनने वो एक छोटी सी शीशी में बंद कर दी थी। कह रही थी कि आप इसको स्मेल कीजिए ना, आप इसकी देख लीजिए, इसकी जो महक है। तो हम्म। मतलब मैं क्या करता। ये एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे ऐसे हम गए शुपैया में एक जगह, तो वहां भी उन्होंने अपने बेटे को नहीं पहचाना। तो फिर उनके एक अंकल थे, चचा थे, उन्होंने उनका ना दांत एक टूटा हुआ था, तो दांत से उन्होंने पहचाना कि ये मेरे भांजे की लाश है। अल्लाह तो अकबर। अब जो अरेस्ट की बात मैं आपको बताऊंगा। मैं एक फैमिली से मिला, उनका जो बेटा था उसको लिया गया था आगरा आगरा जेल में, जो हाँ। यूपी उत्तर प्रदेश में, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में। तो हाँ। जो बाप है वो कश्मीरी जबान में बात करता है, तो हाँ। बेटा उर्दू भी बोल लेता है। तो उन्होंने जब वो गए, उन्होंने पैसे खर्च किए, किस तरह वो यूपी में गरीब घराना था, तो हाँ। किस तरह से उनको मुलाकात मिल गई 3-4 महीने के बाद। तो हाँ। वहां जाके जब बाप कश्मीरी में बात करने लगा अपने बेटे के साथ, तो उनको बताया गया उनके मुताबिक कि हाँ। हमें बोला कि आप कश्मीरी में बात नहीं कर सकते, हाँ। यहाँ आपको हिंदी में बात करनी पड़ेगी। तो हाँ। आधे, पता नहीं जितने 20 मिनट या आधा घंटा जो उनको मिला था, तो दो वहां से बेटा रो रहा है, यहाँ से बाप रो रहा है, क्योंकि हाँ। बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक को उर्दू आती नहीं, हाँ। उर्दू बात नहीं कर सकता। तो इस तरह के, अब यहाँ साउथ कश्मीर में, जनूबी कश्मीर में, या शिमाली कश्मीर में, या मरकजी कश्मीर से किसी बंदे को ले जाके, वो बंद है जेल में, मुंबई की जेल में, या उत्तर प्रदेश की जेल में, या दिल्ली के तिहाड़ में। और हाँ। फिर आप इमेजिन कीजिए उस गरीब घराने को पहले जम्मू जाना पड़ेगा, फिर वहां से ट्रेन लेनी पड़ेगी, 2 दिन 3 दिन का ट्रेन सफर करके जब उनको मुलाकात का टाइम मिलेगा, और फिर वहां से उनको, और कोर्ट अदालत कहाँ से जाएंगे, क्या करेंगे। इस तरह के हालात में
कश्मीरियों से जो तवक्कुआत है वो क्या करेंगे? ये मेरा एक सवाल है। नहीं, नहीं, बहुत बहुत दर्द है। मैं तो मुझे तो लग रहा है वो करबला का मंजर पेश हो रहा है और हर मोड़ पे एक नई करबला सजाई जा रही है। और इस पे भी अगर बेहिसी है पूरी दुनिया में तो उसको क्या कहा जाए। मैं आपको एक चीज और ऐड करूं यहाँ पे और आप मुझे बताएं कि कहाँ तक ये दुरुस्त है कि यहाँ पे जो कश्मीरी फैमिलीज है, जैसे जो चंदी फैमिलीज जो सिटीजन है यहाँ पे, वो कहते हैं कि अगर हम अपने घर में फोन करते हैं, अगर जरा बेखौफ होके करते हैं, पूछते हैं भाई क्या हाल है क्या है। मैं जब लॉकडाउन हुआ उसके 2-3 महीने के बाद की बात बता रही हूँ, तो कहने के कि वो कहने लगते हैं आज हमने खाने में ये बनाया, आज मौसम बहुत अच्छा है। कहने हम उनसे पूछते हैं क्या हाल, तो कहने इसका मतलब है हमें पता हुआ उनके फोन टेप हो रहे हैं या उनके सर के ऊपर कोई खड़ा हुआ है। तो क्या ऐसी ही सूरत हाल है अभी भी स्टिल? देखिए, मैंने एक किताब पढ़ी थी जॉर्ज ऑरवेल की। उसका नाम था 1984, जी। जिनका उन्होंने एक सर्वेलेंस पे, एक जो स्टेट जब सर्वेलेंस करती है तो उसमें हाँ। उन्होंने 4 मिनिस्ट्रीज का जिक्र किया था। एक थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ और मिनिस्ट्री ऑफ लव, और इसी तरह जो उन्होंने कहा था कि जो बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, हमेशा आपको बिग ब्रदर वॉच कर रहा है। तो यहाँ एक हाँ। कैफियत ऐसी है कि जैसे हम भी जब बात करते हैं ना, हमें भी या तो हम मिलते हैं सीधे अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, फोन पे हाँ। बहुत नॉर्मल कि क्या खाना पकाया, क्रिकेट खेला, वो किया, ये किया, इस तरह की बातें। या बहुत डर रहता है यहाँ लोगों को, हाँ। जर्नलिस्ट को भी, आम लोगों को भी, कि कहीं हमारा फोन टैप तो ना हो रहा हो, या जो हाँ। हम मैसेज लिख रहे हैं किसी, मतलब जो नॉर्मल, क्योंकि सर्वेलेंस बहुत हाई है। सर्वेलेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर्वेलेंस यहाँ बहुत हाई है। हाँ। बहुत सारी मुख्तलिफ, अब उनके ठीक है, उनके सिक्योरिटी के रीजंस हो सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि भाई हम तो लड़ रहे हैं कोट अनकोट जो अस्करी पसंदों के साथ या दहशतगर्दों के साथ, जो भी वो, हाँ। हमें सिक्योरिटी सिचुएशन का ये है। लेकिन आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि 80 लाख की पॉपुलेशन में जितने भी, जिनको वो जो कहते हैं कि जो लड़ रहे हैं वो बंदूकें लेके, या तो उनकी तादाद हमेशा वो खुद बोलते हैं कि 150 से 200 तक है। तो हाँ। 150-200 अनट्रेन्ड, जो कॉम्बैट में ट्रेन नहीं है, जो बिल्कुल एक तरह से ना वो इमोशन में बह के वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए इतना सर्वेलेंस है कि आप 7 लाख 8 लाख फौज अफवाज के बीच में हैं, जो आम लोगों की जिंदगियां हैं। हाँ, तो और हमारे ये अपने मैं के साथ मौजूद है वो लोग। हाँ। ये मैं सिर्फ हुर्रियत की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हुर्रियत हुर्रियत वाले बंद हैं या नहीं है, उनको छोड़ दीजिए आप। जो हाँ। कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो बिल्कुल ट्रेड बॉडी है, इन्फ्लुएंशियल ट्रेड बॉडी है, हाँ। तिजारत के साथ उनके ताल्लुक है, उनके एक लीडर थे, जो जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मुबीन अहमद शाह है उनका नाम। वो मलेशिया में अभी हैं। तो हाँ। उनको भी आगरा जेल लिया गया था। तो हाँ। उनको 4-5 महीने के बाद उनको छोड़ दिया गया, अभी वो मलेशिया में। तो उनपे अब वो मलेशिया से उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी, तो उसके बाद उनको अगला सेडिशन पे एक नया केस उनके खिलाफ कर दिया। हाँ। अच्छा, हमारी जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन होती है। तो हाई कोर्ट बिल्कुल। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मियां कयूम साहब। हाँ। 73 ईयर ओल्ड है, 73 साल के। उनकी हाँ। एक किडनी पे है वो। उनका हार्ट में जो है वेल्व लगा हुआ है, वो खराब, उसमें उसके बाद वो डायबिटिक है। तो वो हाँ। एक पिछले 1 साल से जेल में है। तो अब उनको तिहाड़ शिफ्ट किया है आगरा से। अच्छा, हाँ। इसी तरह जो शकील कलंदर साहब थे, वो भी सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी एक रिस्पेक्टेबल वॉइस थी। उनको हाँ। जेल में रखा गया, अब उनको 6 महीने के बाद छोड़ दिया गया। तो हाँ। ये आम लोग हैं जो ओपिनियन मेकर्स, बिल्कुल सिविलाइज तरीके से। अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए जो भारत नवाज, जो हमेशा से भारत के झंडे के लिए गोलियां खाए हैं यहाँ, हाँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, पीडीपी के लोग। अच्छा, हाँ। एक बंदा है ना, शाह फैसल का नाम आपने सुना होगा, ब्यूरोक्रेट है। जी। उन्होंने टॉप किया इंडिया का आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम्स। तो हाँ। उसके बाद डीसी थे यहाँ, डिप्टी कमिश्नर थे बांडीपोरा में, और हाँ। डायरेक्टर एजुकेशन थे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया बीबीसी में, उसके बाद हाँ। उनको 7-8 महीने तक बंद कर दिया जेल में यहाँ। तो हम्म। जो जो तब तक वो रोल मॉडल थे, उनको कहते कि आप फैसल जैसे बनो। तब तक 10 साल तक मीडिया में यही बात थी, इंडियन मीडिया में। तो उनको भी बंद कर दिया। हाँ। अच्छा, जो चीफ मिनिस्टर थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया था, महबूबा मुफ्ती, वो अभी भी हाँ। घर में नजरबंद है, 1 साल हो गया। नजरबंद है, और ठीक है। अब्दुल्ला, उनके खानदान ने क्या क्या नहीं किया है भारत के लिए यहाँ, तो उनको बंद रखा गया 6-6 7-7 महीनों तक। अभी भी वो बहुत सारे लोग जो हैं प्रो इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो घरों में नजरबंद है। अब उनको 6-7-8 महीने के बाद जिनको छोड़ा गया, किसी को कोर्ट ऑर्डर से, किसी को ऐसे ही, लेकिन अभी भी वो अपने घरों में नजरबंद है। तो इस सूरत हाल हाँ। में ये तो वो लोग हो गए
कि ये जिनको हाँ पॉलिटिक्स जो तो या तो अपने लोग थे या जिनको हाँ पॉलिटिक्स के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, बिलवास्ता या बिलावास्ता, आप हाँ। उन लोगों की बात करें जो अब पॉलिटिकल ओपिनियन रखते हैं, जो हम्म। कुछ कहते हैं या जो कुछ कहना चाहते हैं, उनके साथ क्या होगा। उनके साथ क्या होगा तो मैं बड़ी। आपको एग्जाम्पल, गुज़श्ता अगस्त से हमारे यहाँ बहुत सारे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, मेरे हाँ। कलीग हैं, नसीर बुनाई साहब हैं, वो हम्म। आउटलुक मैगजीन में काम करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड है, बहुत ही बैलेंस्ड जर्नलिस्ट। उनके हम्म। खिलाफ यूएपी का केस है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। उनको हाँ फरवरी में बुलाया गया, क्वेश्चनिंग के लिए समन किया गया साइबर पुलिस स्टेशन। मेरे एक और कलीग है पीरजादा आशिक साहब, द हिंदू अखबार है, चेन्नई से छपता है, बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है इंडिया भारत भर में। उनको एक रिपोर्ट पे उनको 2 बार, पहले उनको लास्ट अगस्त में लिया गया थाने में, कोठीबाग पुलिस स्टेशन में, फिर इस बार अप्रैल में उनको पहले पूरे यहाँ 4 घंटे समन किया गया, क्वेश्चनिंग की गई, फिर एक और डिस्ट्रिक्ट में लिया गया, साउथ हाँ। कश्मीर, जनूबी कश्मीर, रात को ट्रैवल करना पड़ा उनको, वहां उनको अपनी क्वेश्चनिंग हुई, फिर केस फाइल हुआ उनपे। मेरा आपको पता ही है, मेरे हाँ। खिलाफ उन्होंने केस कर दिया यूएपी में, आईपीसी में। एक हमारी 26 साला मसरत जहरा है, बिल्कुल यंग एंड हाँ। अपकमिंग फोटो जर्नलिस्ट है, 4 साल से वो हाँ। अभी फील्ड में है, उनके खिलाफ यूएपी। इसी तरह 32 जर्नलिस्ट को बुलाया गया थानों में, उनको क्वेश्चनिंग की। अभी फैज शाह है हमारे एक और दोस्त है, वो कश्मीर वाला एक मैगजीन चलाते हैं, एडिटर है उसके, तो उनको 2 बार बुलाया गया क्वेश्चनिंग के लिए। उनके खिलाफ 5 सेक्शंस में अटेम्प्ट टू मर्डर तक चार्ज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने, एक एनकाउंटर हुआ था नवाकदल में श्रीनगर में, उन्होंने वहां की रिपोर्ट की, वहां की औरतों ने, घर वालों ने बोला कि हमारे घरों में जेवरात चुराए गए, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन्होंने वो हाँ। चलाया, उस पे उनको 5 केसेस लगाए गए। तो इस सूरत हाल में जब तो जर्नलिस्ट को करते ये हैं कि आप अताब, जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनको डराने के लिए, जैसे ये एक नफ्सियाती असर होता है ना कि आप बुलाएं और बुला के उनसे सवाल जवाब करें तो वो थोड़ा डर जाएंगे, फिर थोड़ा सा और आगे करें, तो इस तरह प्रेशराइज करते हैं आप लोगों को, आपकी सोच। प्रेशराइज ही नहीं था, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ प्रेशराइज कर, देखिए एक तो प्रोसेस में, आप एक प्रोसेस को आप पनिशमेंट बनाते हैं, प्रोसेस को ही, पूरे अमल को ही आप सजा बना लेते हैं। जब आपको हाँ। बार बार अदालत जाना पड़े, आप काम करेंगे कि अदालत में अपना केस लड़ेंगे, आप हम्म। काम करेंगे कि पुलिस की क्वेश्चनिंग के लिए जाएंगे, जाएंगे आप फिर बिल्कुल। आपके कौन सा। जहन पे इतना दबाव पड़ता है ना, कि हम्म। आप इसमें सारे 32 जर्नलिस्ट को जब बुला, और ये सारे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, इनकी हाँ पूरी इंटरनेशनल मीडिया में क्रेडिबिलिटी है, और हाँ बिल्कुल ऑनेस्ट, हर तरह का जो भी, अगर किसी किसी किस्म का भी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और किसी भी किसी किसी कोई भी करे, चाहे वो हाँ। अस्करियत पसंद की तरफ से हो, हुर्रियत हम्म। की कोताही का मसला हो, हम्म। भारतीय पॉलिटिशियंस हो, भारत नवाज हो, हिंद नवाज हो, आजादी पसंद, सबका लिखते हैं वो, हाँ। उनके खिलाफ ये मसला है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ठीक है, आम लोगों के, मुझे ये बताइए, जैसे आपने अभी एक उस वाक़ये में बताया, तो इतना नफ्सियाती प्रेशर और इतनी, तो यानी डिप्रेशन तो अब वहाँ पे बड़ा आम हो गया होगा, और मतलब ये जो आप बच्चे का हाल बता रहे थे, मतलब तो ये तो खौफ आएगा कि इतना इतना प्रेशर देख के, इतना जुल्म देख के, वो तो खुदकशियों के रेट बढ़ जाएंगे, लोग तो सोचेंगे अपने देखिए आप को। मैं आपको एक देखिए, जो भी मैं आपसे बात करता हूँ ना, इसमें मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कश्मीर की कहानी में जो एग्जैजरेशन जो वर्ड है ना, हाँ जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुबालगा आराई, हाँ मुबालगा आराई की कोई गुंजाइश ही नहीं। कश्मीर की नॉर्मल कहानी इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल, उसमें इतनी ताकत है कि उसमें हाइपरबोल या एग्जैजरेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ, हाँ मेडिसिन सांस फ्रंटियर, जो हाँ डॉक्टर बगैर सरहद फ्रांस में बेस्ड है, वो पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यहाँ एक रिसर्च की, यहाँ के इम्हान्स के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के साथ। तो उस जो रिपोर्ट का निचोड़ था, उसकी जो एग्जीक्यूटिव समरी थी, उसमें ये लिखा गया कि कश्मीर की जो 44% आबादी, एडल्ट पॉपुलेशन का जो बालिग हिस्सा है आबादी का, वो किसी न किसी जहनी तनाव का शिकार है, वो किसी न किसी जहनी एंजाइटी, मेंटल डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और वगैरह वगैरह में, और चिल्ड्रन भी, यहाँ बच्चे भी इस कदर जो जहनी दबाव का शिकार, क्योंकि हर तरह के, यहाँ से एनकाउंटर हो रहा है, 5 मकान जल गए, आप हाँ इंटरनेट बंद हो गया, आप हाँ इंटरनेट पे स्टूडेंट सफर हो रहे हैं, आप बाहर हाँ नहीं निकल सकते, बाहर ये अब कोविड है, वो है ये। तो इस सूरत हाल में देखिए, बच्चे हैं, जैसे बच्चे हाँ गए हैं लास्ट टाइम, वो जुलाई में गए हैं स्कूल, पिछले जुलाई में, हाँ। पिछले के बाद ईद की छुट्टियां हो गई, और 5 अगस्त को जो होना था वो हो गया, जब इन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया, और फिर लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया, जेएंडके को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया।
उसके हाँ, बाद से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आखिरी हफ्ते तक कोई स्कूल खुली नहीं थी। तो हम्म, नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते में स्कूल 15 दिनों तक खुले, और उसके बाद विंटर वेकेशन हो गए। दिसंबर हाँ, में बहुत ठंड होती है, तो हाँ, जनवरी फरवरी को बंद हो गया। तो फरवरी के आखिरी हफ्ते में ही बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए, तो कोविड का मसला हो गया। अब हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी हम्म, एक साल में 15 या 20 दिन लड़के बच्चे स्कूल गए। अब वो हाँ, घर में बैठे रोज यही सुनते हैं, वो मर गया, ये मर गया, फिर क्या, इसके हाँ, बाद यही खबर है, सिर्फ टेंशन, हाँ। यही खबरें। तो इस सूरत हाल में क्या पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, डॉक्टर्स क्या करेंगे? ये हम्म, इतनी खराब सिचुएशन है कि मैं मुझे मुझे कभी कभी लगता है कि देखिए मैं बाहर भी रहा हूँ बहुत ज्यादा, तो मेरी इंटरेक्शंस भी बहुत हुई हैं। तो हाँ, मुझे कभी भी लगता है कि कश्मीर के मामले में ना जो मैं हैरान रह जाता हूँ कि किस तरह से बहुत सारे लोग इस इतने इंसेंसिटिव होते हैं कि वो इसको इतना प्ले डाउन करने की कोशिश करते हैं। मुझे हम्म, जितना मैंने पढ़ा, जो मेरा मुतालियाती जायजे है ना, जो मेरा खुद का मुशाहिदा है और पढ़ाई जितनी मैंने की है, मुझे हम्म, नॉर्दर्न आयरलैंड का कॉन्फ्लिक्ट तो मुझे लगता है कि यहाँ तो 2 दिन में उससे ज्यादा हालात होते हैं। पूरे नॉर्दर्न आयरलैंड के कॉन्फ्लिक्ट में 3400 लोग मरे हैं, 3400 पीपल हैव डाइड, हम्म, 3400 पूरा। और उस पर कितना लिटरेचर है दुनिया, हाँ, और फलस्तीन पे कितनी बातें होती हैं। लेकिन हम्म, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये मुझे लगता है कि मेरी नजर में ये दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा इंसानी जो कलोसल ह्यूमन ट्रेजेडी है, वो कश्मीर का मसला है। और इस हर पे तरह सबसे का ज्यादा जुल्म कश्मीर में नजर आ रहा है। मैं तो जितने देख रहे हैं प्रोग्राम को कहूंगी कि आप लोग सब मिलकर आवाज उठाएं। हर तरह का जुल्म कश्मीर में नजर आ रहा है। थोड़ी सी एक और बात करेंगे, हमने बड़ी तेजी से वक्त गुजर गया, मुझे पता नहीं चल सका। और मैं तो चाहती हूँ कि आपसे गुफ्तगू हो, शायद एक आध सिटिंग हम आपके साथ और रखें। मुझे बताएं कि अक्सर यहाँ पे जो वैसे तो जो बाशऊर पढ़े लिखे इंडियंस हैं वो बात करते हैं कि हाँ कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, लेकिन हमें अक्सर ये ताना सुनने को मिलता है कश्मीरी पंडितों को साथ भी तो इतना बुरा किया था कश्मीरियों ने, कश्मीरी पंडितों का घरों को जला दिया, तो एक कश्मीरी से गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने कहा था हम आज भी उनके घरों को वैसे ही रखे हुए, जो गए हैं वापस आएंगे उनको उन्हीं के घर वापस किए जाएंगे। तो क्या ये रवैया मौजूद है वहाँ कश्मीरियों का कि कश्मीरी देखिए, पंडित मैं आपको अपनी बात, हाँ, नहीं, मैं आपको अपनी बात बताऊंगा कि जो हम्म, मेरे जितने भी उस्ताद रहे ना, टीचर्स, हम्म, उसमें एक अच्छी खासी उसमें जो परसेंटेज रही है कश्मीरी पंडित्स की टीचर है। आज भी मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ, मेरी भारती मैम, अनीता मैम, सुनीता मैम, तेजा मैम, ये सारी मेरे टीचर्स रहे हैं। हम्म, मेरा जो सबसे पहला क्लासमेट जिसका नाम मुझे आज भी मेरे जबान पे है, वो है राहुल। वो राहुल हाँ, मेरे साथ। तो इसी तरह जो अगर आप कश्मीरी पंडित्स की बात करेंगे, कोई नहीं ये कह सकता कि देखिए उन चाहे पेन एक मुसलमान की हो, दर्द एक मुसलमान को हुआ हो, एक सिख को हो, या एक कश्मीरी पंडित को हो, या किसी बौद्ध को हो, लद्दाख में, दर्द दर्द हम्म, होता है। मुझे नहीं लगता कि दर्द को हमें क्वांटिफाई करना चाहिए कि मेरा दर्द ज्यादा है, आपका दर्द कम है। ना तो कोई मसला, हाँ मेरी सबका, मेरी किताब में आप देखेंगे कि अगर 1 लाख लोग मरे हैं जो कश्मीरी मुसलमान हैं, हाँ, तो 219 पंडित भी मरे हैं, 219 पंडित भी मरे हैं, ऐसा नहीं। और हम इसको अंडर द कारपेट नहीं कह सकते कि नहीं मरे, वो भी हाँ, मरे। हाँ, उनके कुछ मकानात भी जले हैं, ये भी हकीकत है। ठीक है, और इसमें क्या है, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि सारे कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए थे। अभी भी पिछले 30 साल से यहाँ कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। हमारी हाँ, जो फार्मास्यूटिकल्स की बिजनेस है यहाँ, जो हाँ, अद्वियात की, में एक सबसे बड़ी कंपनी है धर, उनको धर मेडिकेट कहते हैं। तो वो हम्म, कश्मीरी पंडित चलाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा स्कूल है डीपीएस, दिल्ली हम्म, पब्लिक स्कूल, वो चलाते हैं विजय धर साहब, कश्मीरी पंडित हैं। यहाँ एक हाँ, कैसेट स्कूल है, वो चलाते हैं विनोद हम्म, विष्णु, वो कश्मीरी पंडित हैं। मेरे दोस्त हैं अमित वांचू, वो कभी यहाँ से चले नहीं गए, हालांकि उनके ग्रैंडफादर को मारा गया, हृदयनाथ वांचू को, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। इसी तरह हाँ, हमारे यहाँ एक टेम्पल्स जो मंदिर हैं, उनकी हिफाजत करते हैं एक और हमारे साथी संजय टिक्कू साहब, वो यही है, यहाँ रहते हैं मेरे पड़ोस में, वो कभी नहीं गए। तो बहुत सारी कश्मीरी पंडित फैमिलीज यही हैं, और वो बिल्कुल अच्छा, साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में कश्मीरियों के साथ रहते हैं। उनके मरने पे, उनके शादी के मौके पे, उनके हर किसी जो इवेंट होता है, चाहे मॉर्निंग का हो चाहे खुशी का हो, उन सब में दोनों कम्युनिटीज हिस्सा लेती हैं। अब हाँ, जो 1990 में एक माइग्रेशन हुआ, एक डिपार्चर हुआ, कुछ लोग जम्मू चले गए, जो कि रियासत का ही हिस्सा है, जो कश्मीर का ही हिस्सा है, वो कोई और, या कुछ लोग बाहर चले गए, वो भी एक हकीकत है अपनी जगह, वो हुआ। लेकिन उनको यहाँ कोई भी ऐसा कश्मीरी आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि कश्मीरी पंडित को यहाँ, वो कहते हैं कि ये मेरे जिस्म का हिस्सा है। जैसे हाँ, सैयद अली गिलानी ने कहा एक बार एक इंटरव्यू में, मैंने ही उनसे सवाल पूछा था, मैंने कहा था कि उन्होंने कहा कि देखिए जो अगर मेरा जिस्म है,
तो मेरा जिस्म मेरे एजा के बगैर मुकम्मल नहीं है, तो वो हाँ, मेरे जिस्म का एजा है, उनके ये तो बगैर है। मैं इनकम्प्लीट हूँ। तो हाँ, ये जितने भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, जितने भी हाँ, नजरियात जो घड़े हैं, उन सब का ये बिल्कुल एक यूनिफाइड मौकिफ है कि वो हमारे अपने हमारे जिस्म के हिस्से हैं और उनको यहाँ वापस आना। तो उनके हाँ, रिटर्न के खिलाफ कोई नहीं, उनके होमलैंड, हाँ उनको जो उस वक्त जो हुआ उसमें बहुत सारे नैरेटिव्स हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई उनको उस वक्त के जो गवर्नर थे जगमोहन, वो बिल्कुल फासिस्ट एक आरएसएस मेंटालिटी के थे, उन्होंने उनको गाड़ियों में एक फैसिलिटेट की उनकी माइग्रेशन। हाँ, उनका कहना है कि हमारे पास जो अस्करियत पसंदों का भी दबाव था, कुछ अनाउंसमेंट हुई थी कि आप निकल हाँ, जाओ। तो दोनों दोनों किस्म के नैरेटिव हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनकी पेन पेन नहीं है। पेन सबकी पेन होती है, तो मैं नहीं कहूंगा कि उनकी पेन पेन नहीं है, लेकिन ये भी सच नहीं है कि सारे चले गए, हम हमारे साथ रहते हैं। और बहुत अच्छा जो किया कश्मीर, आपने। आपने ये सच जो है आपने वाज़ेह किया। तो आपको नहीं लगता ये जो एक नफ़रत की फ़िज़ा पैदा की गई, ये एक तो सियासतदानों की तरफ से पैदा की गई, और अब जब हम इंडियन मीडिया देखते हैं, तो वो वहाँ जो नाम-नहाद सहाफ़ी बैठे हैं, उनकी तरफ से भी की गई, तो आप बराबर का शरीक समझते हैं ना ये नफ़रत की फ़िज़ा? सियासतदान और वहाँ के सहाफ़ी, मीडिया सब ने। देखिए जो जो भारत में अभी सहाफी है ना, मुझे नहीं लगता कि हम इस सहाफी की जो टर्म है ना, इस हाँ, इस्तिलाह को हम गाली देते हैं जब हम उनको सहाफी कहते हैं। ये अगर बात है। हम अगर हम उनको सहाफी कहेंगे ना, तो हम गाली दे रहे हैं। देखिए जो जर्मनी में जब प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बन गई थी, जोसेफ गॉबेल्स उसका हेड बनाया गया था, हिटलर हाँ, नाजी जर्मनी में। आज वो हाँ, शर्म से चूर चूर होगा कि उसने तो कुछ प्रोपेगेंडा किया ही नहीं था जूस के खिलाफ, जो ये लोग कर रहे हैं। जो ये लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही, कितने हाँ। काबिल है ये प्रोपेगेंडा में। ये तो रूलिंग डिस्पेंसेशन के एक जो हुक्मरान जमात के बन गए स्टेनोग्राफर, उसके हाँ, स्टेनोग्राफर बन गए, पीआरओज बन गए। ये तो हाँ, राहुल गांधी को नहीं बख्शते बख्शते हैं, उसको हाँ। कहते हैं ये पाकिस्तानी एजेंट है, या कभी चाइना का एजेंट है, कभी वो एजेंट है, कभी ये एजेंट है। अब मतलब जो गांधी फैमिली पूरी उसकी हिस्ट्री है, जिनने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा है, उनकी पूरे नेहरू से लेके पता नहीं क्या क्या, इंदिरा गांधी सब, और महात्मा गांधी से पूरा, ये सब उनको गालियां दे रहे हैं। तो हाँ, उनको जर्नलिस्ट कहना, मुझे लगता है वो शर्म की बात है अगर हम उनको जर्नलिस्ट कहेंगे। हाँ, वो लेकिन वहां भी ऐसे आरएसएस यूज़ जर्नलिस्ट हैं, करने वाले, वहां आरएसएस भी यूज़ करने वाले। वहां भी जी। ऐसे जर्नलिस्ट हैं हुँ, जिनको भी मुश्किलात का बड़ा सामना है। हुँ, सिद्धार्थ वरदराजन, उनके खिलाफ केसेस हैं। हाँ, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, उनको हटाया गया। बॉबी घोष को वापस अमेरिका भेज दिया गया हिंदुस्तान टाइम्स से। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो अभी भी इंटेग्रिटी के साथ अपना काम करते हैं। और कश्मीरी पंडित पे एक और बात, कि जब हाँ, हम कश्मीरी पंडित की बात करते हैं, तो कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीरी पंडित निताशा कौल भी है, जो कश्मीर की आवाज पूरे हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा से लेके हर जगह ले जाते हैं। मोना भान जो अमेरिका में है, वो भी कश्मीरी हाँ, पंडित है। संजय हाँ, काक कश्मीरी पंडित है, जिन्होंने कश्मीर जश्न आजादी फिल्म बनाई। हाँ। सुवीर कोल अमेरिका में पोएट हैं और एकेडमिक हैं, उन्होंने किताब लिखी है कश्मीर पे। तो वो उन कश्मीरी पंडितों की बात भी करनी चाहिए। ये नहीं कि जो टीवी करके लोगों को भड़काते हैं, वो नहीं है रिप्रेजेंटेटिव्स इनके। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। जल्दी से क्विकली मैं आखिरी 1-2 सवालों की तरफ आ रही हूँ। मुझे बताइए कि जो हम ये सुनते हैं कि ख़वातीन के साथ जो इंडियन आर्मी वहाँ पे तैनात की गई है, उनका रवैया बहुत ख़राब होता है। माँ-बाप खौफ़ज़दा रहते हैं। ज़रा उसकी भी झलक एक दिखा दें हमारे देखने और सुनने वालों को। देखिए उसमें सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंटेड जो है, हुँ, मैं वही बात करूंगा जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ एविडेंस के साथ। तो हाँ, 93 का सबसे बड़ा वाकया है जो जम्मू एंड कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी, जो यूएन की रिपोर्ट्स में भी उनका जिक्र है। हाँ, एक कुनन पुष्पुरा, 2 गांव हैं कुपवाड़ा जिले में, जो नॉर्थ कश्मीर में है, शिमाली कश्मीर, बिल्कुल हद मुतारिका के पास। तो वहाँ की जो वो औरतें हैं जो आज भी आती हैं, कभी वो मीडिया के साथ बात की थी उन्होंने, तो हुँ, उसमें बहुत सारा लिखा गया है। तो उसपे एक किताब भी है, अगर आप पढ़ेंगे वो किताब, उसका नाम है डू यू रिमेम्बर कुनन पोशपुरा। वो 5 कश्मीरी औरतों ने लिखी है, डू यू हाँ, रिमेम्बर कुनन पोशपुरा। समरीन मुश्ताक है उसमें, नताशा राथर है, इस तरह हाँ, की लड़कियों ने वो लिखी है। और उसमें ये था कि पूरे विलेज को, पूरे जो 2 गांव थे, उनके मर्दों को अलग कर दिया गया, बच्चों को, जवानों को और बुजुर्गों को, उनको लिया गया दूर मैदानों में, फिर सिर्फ हाँ, घरों में औरतों को रखा गया। तो फिर उनका ये कहना था कि फिर पूरे गांव, 2 गांव की इज्तिमाई इस्मत दरी की गई, और उसमें चाहे वो शादीशुदा खवातीन थी, बगैर शादी के थी, और इतनी कुछ तो मतलब ग्रैंड जो पेरेंट्स थे वो भी थे। तो 2 हाँ, गांव की इज्तिमाई, वो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड एक ये चीज है। इसी तरह रिसेंटली 2009 का एक, जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे,
तब आसिया नीलोफर दो बहनें थी, वो मतलब रिलेशन में थी, आसिया और नीलोफर। आप अगर आप गूगल करेंगे आपको पढ़ेंगी। हाँ, तो मैं उनका फिर रेप एंड मर्डर केस हुआ था, हाँ, डबल रेप एंड मर्डर के नाम से वो जाना था। फिर उसको भी वो ऐसे इन्वेस्टिगेशन में फंसा दिया, कभी सीबीआई, कभी वो, कभी ये हाँ, बताया गया वो डूब गई खुद ही, तो वहां पानी भी नहीं था। तो इस तरह की चीजों, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो उस तरह कंप्लीट नहीं होती। फिर आए रोज जो हम सुनते हैं साउथ कश्मीर में खासकर, कि जिस तरह हाँ, की वहाँ मिलिटराइजेशन है, और जिस तरह से वहाँ की जो जो लोकल पॉपुलेशन है वो जो इल्जामात आयद करते हैं, तो बहरहाल जाहिर है इंडियन आर्मी तो उसको डिनाई करती है। वो कहते हैं हाँ, कि नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ, और ये तो बिल्कुल लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो इस हाँ, तरह के जो भी ये बहुत ही सेंसिटिव मामलात हैं। तो लेकिन जो मैंने आपको बताया वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, आप हाँ। उसके बारे में पढ़ सकते हैं। डू यू बहुत रिमेम्बर? अच्छी आपने ये हमें जो है वो खास वो दे दी है। अच्छा, अब आपको, बस हम वाइंड अप की तरफ आ रहे हैं। आप इस वक्त जो है पूरी दुनिया में हमारा चैनल पहचान टीवी इस वक्त देखा जा रहा है। आप मुझे बताएं, आप पूरी दुनिया में जहां जहां भी सहाफी मौजूद हैं जो कि जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरह इंडिया, पाकिस्तान या कश्मीर से, आप क्या चाहेंगे वो इंटरनेशनल मीडिया पे किस तरह आवाज उठाए? उन सहाफियों से आप क्या चाहते हैं, जरा बोलें खुल के। मैं देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जब मैं लंदन में भी रहा हूँ, मैं वहां भी अगर कोई मुझे ऐसी लगती थी चीज की जो मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए, हाँ, जो लगती थी जेन्युइन, एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से या पॉलिटिकल कोई, तो मैं तो वो लिखता हूँ। मैं बिल्कुल अनबायस तरीके से मैं उसको रिपोर्ट करता था। मैं यही कहता हूँ कि आप अपने जो है ना जजमेंटल बनने से पहले, या तो आप ग्राउंड में देखें। उनको तो बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको तो यहाँ इजाजत नहीं है आने की। अगर जो दिल्ली में बैठ के इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम करते हैं, उनको पहले होम मिनिस्ट्री को एडवांस में लिखना पड़ता है, उसके बाद उनको इजाजत भी नहीं दी जाती यहाँ आने की। तो अल्लाह, मैं आपको बताऊंगा, जब अगस्त का मसला हुआ, हमारे हाँ, पास ना इंटरनेट था, हाँ, कोई भी इंटरनेट नहीं था। हमारी जो लैंडलाइंस हुआ करती थी ना पुराने जमाने की, वो बंद कर दी उन्होंने, और मोबाइल फोन्स बंद कर दिए, प्रीपेड, पोस्ट, मतलब कुछ नहीं। अगर मैं घर से 2 किलोमीटर भी बाहर जाता, मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ, मैं कहाँ हूँ। हाँ, तो इस तरह की चीजें जो हुई हैं, तो उसके बाद हम स्टोरी करके उसको लेते थे बाहर। मैं एयरपोर्ट जाके बाकी लोगों की, साथियों के भी दिल्ली में उनके ऑफिस में डाल के, पेन ड्राइव में, थंब ड्राइव में डाल के, इस तरह हमने हाँ, काम किया। ओहो, हाँ, इतनी मुश्किल से, तो मतलब आप चाहते हैं कि सारे इंटरनेशनल जितने भी सहाफी मुल्कों में, कम से कम उनको तो आज़ादी है, तो वो कम से कम हक की बात करें और कश्मीर की सूरत हाल बताएं और कुछ आवाज उठाएं, और ये हम सबका वलीन फर्ज है। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गौहर गिलानी बाहैसियत सहाफी, बाहैसियत मुंसिफ, इतना हौसला, मुसन्निफ, इतना हौसला कहाँ से लाते हैं, इतनी दिलेरी के साथ ये सारी बातें जो आपने की हैं, तो ये वाली क्वालिटी कहाँ से आ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि, कहते हैं ना वो अंग्रेजी में कहते हैं, करेज इन इटसेल्फ मे नॉट बी अ वर्च्यू, ये कोई वर्च्यू नहीं हो सकता है, लेकिन हुँ, करेज से थोड़ा सा आप कुछ कर सकते हैं। मुझे नहीं, देखिए जिंदगी एक ही है हमारे पास। हाँ, कितना साल इंसान जीता है, 50, 60, 60। आप कोशिश करते हैं कि मैं जो भी सच है वो बता के, फिर ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप। अब हाँ, आप अपने जमीर के साथ, तो वो होता है ना, कहते हैं जमीन और जमीर कभी नहीं बेचनी चाहिए, अपनी हाँ, हाँ, जमीन हाँ, और, तो बहुत खूबसूरत बस बात यही की कोशिश आपने। करते हैं। वो कहते हैं ना कि, और सब भूल गए हरफ सदाकत लिखना, रह हाँ, गया काम हमारा भी बगावत लिखना। हाँ, हाँ, वो हाँ, बहुत वो खूबसूरत है। चाहिए। हाँ, तो मैं चाहूँगी इसी तरह ज़ोर बयान और कलम में भी ज़ोर रहे, और आप सलामत रहें, मौला आपकी ज़िंदगी की हिफ़ाज़त करे, क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं ज़रा बड़े मुश्किलों से पैदा होते हैं और हक़ और सच की बात करते हैं। तो हमारी बहुत सारी दुआएँ हैं गौहर गिलानी के साथ, और आज हमने क्योंकि ये हिम्मत की और गौहर गिलानी ने भी ये हिम्मत की कि आकर हमारे साथ ये गुफ्तगू कर सकें कि कश्मीर में क्या हो रहा है। लेकिन कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वो उसको ज़ुल्म कहा जाता है। तो ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा और आपका, हम सबका फ़र्ज़ है। ये सोचते हुए कि कम से कम एक दिया करो रोशन अपनी हस्ती की शाम से पहले। ज़िंदगी की शाम होने से पहले कश्मीर के मज़लूम आवाम के लिए प्लीज़ अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। 1 साल मुकम्मल हो रहा है इस ज़ुल्म को। अब हम सबको जागना होगा। फिर आएँगे, फिर इसी तरह हक और सच की आवाज़ उठाएँगे पहचान टीवी के साथ। देखते रहिए पहचान टीवी। इजाज़त दीजिए सफ़र जाफ़री को और गौहर गिलानी को। खुदा हाफ़िज़।